चलिए अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या इक्वेशंस बनी थी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड फॉर आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कैसे आई थी वो तो समझ गए, फेजर डायग्राम बना चुका था और साथ में और मैंने कहा था और कुछ बताना है इसमें। आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। आई नॉट मैंने किसकी जगह पे रखा था, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह रखा होगा। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं आई नॉट को, वैसे जनरल फार्मूला क्या होता है आई नॉट का, ई नॉट अपॉन आर होता है। इसको ज़रा इस वाले से कंपेयर करवाओ, दैट इज़ आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ज़रा कंपेयर करवाओ, जो काम आर कर रहा था इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वही काम क्या कर रहा है, ओमेगा एल कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है इसको, तो क्या हुआ, तो ओमेगा एल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी पैरामीटर है जो कि अपोज कर रहा था ग्रोथ ऑफ इस पर्टिकुलर इंडक्टिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट में आर तो होता नहीं है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, लेकिन फिर भी एक फैक्टर होता है ओमेगा एल। ये क्या करता है, अपोज करता है एसी को, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि रेजिस्टिव सर्किट में कौन कर रहा था, रेजिस्टेंस कर रहा था। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जैसे बोला जाता है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा एल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव नमस्ते रिएक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सेल से। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ बताता जा रहा हूँ, आगे चल के इतना टाइम नहीं होगा इतनी छोटी बात बताई जाए, इसलिए याद रखना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि आगे चल के कॉम्बिनेशन चलेगा। आगे चल के क्या चलेगा, कॉम्बिनेशन, एक्सेल एक्सिस और आर सबका कॉम्बिनेशन चलेगा। तो पता होना चाहिए एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर। क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, ओमेगा एल का काम क्या है, टू अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एसी करंट को अपोज करना बेसिकली। जो काम वो कर रहा था, रेजिस्टेंस कर रहा था, यहाँ पे ये कर रहा है ओमेगा एल की फॉर्म में। इसको एक्सेल बोलते हैं। इसको बोलते क्या है, नाम क्या होता है इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfl। ओमेगा जगह 2πf लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता है एक्सेल का, याद रखना। एक ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी फॉर्मूले तो बनाए जा सकते हैं। अब जैसे तुमसे कहा IRMS पता करो, IRMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन ओमेगा एल हो जाएगा। यहाँ पे आर नहीं, ये आर मत लिख देना, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, आर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है ये। तो जहाँ कहीं रेजिस्टेंस आ रहा हो वहाँ ओमेगा एल कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। ERMS क्या होगा, ई नॉट अपॉन रूट टू। ERMS क्या होगा, ई नॉट अपॉन रूट टू। ओमेगा एल तो ऐसे चलता रहेगा। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल क्या है, आई नॉट है, सॉरी ई नॉट अपॉन ERMS की जगह मैंने क्या रख दिया, ई नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल क्या होता है, आई नॉट होता है। ठीक है ना, सॉरी IRMS होता है। तो बात तो वही आ गई। ठीक है, सॉरी इतना, सॉरी ये फॉर्मूला बन गया आपका। अगर आपको जैसे IRMS निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन रूट टू ओमेगा एल। तो बाकी फॉर्मूले तो इससे बनाए जा सकते हैं, आपको जनरल फॉर्मूले ये दोनों याद रखते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और एक्सेल का फॉर्मूला ये होता है। बाकी फॉर्मूले हम बना सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, फिर यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा वापस कि नहीं आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि फॉर्मूले बाकी बनाए जा सकते हैं, बाकी फॉर्मूले आप ऑलरेडी बना सकते हो, आपको बेसिक 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ प्लॉट करना हो तो मुझे कैसे प्लॉट करूँगा, एक्सेल और एफ के बीच में, एक्सेल और एफ के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन होगा, प्रोपोर्शनल है ना, 2π प्रोपोर्शनल, 2π कांस्टेंट क्वांटिटी, एल कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एक्सेल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एक्सेल की वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। यानी ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी वाला आप अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग EMF यूज़ करेंगे, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा पोजीशन ऑफ टू द करंट, टू द ग्रोथ ऑफ करंट ऑफर होगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक करवाया था, यहाँ तक करवाया होगा था, यहाँ तक करवा दिया था, उसके आगे लिखूँ, फेजर डायग्राम बनवा दिया था, बाकी सब बनवा चुके थे। इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, हेडिंग डालो इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसके उसमें लिखो, लिखो सिंस
I is equal to, since for purely inductive circuit, since for purely inductive circuit, purely inductive circuit, ये वाला रिलेशन लिखो, I is E is equal to E नॉट, ये लिखना चाहो लिखो, ये लिख लो, ये वाला रिलेशन लिखो, ये ऐसे लिखना, हेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा एल है। E नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह ही तो I नॉट लिखा था मैंने, है। डेरिवेशन देखो पीछे वाला, ये लिखो, ये नहीं, ये लिखो आई नॉट की जगह ई नॉट अपॉन ओमेगा, उसके आगे लिखिए हेयर ओमेगा एल, हेयर ओमेगा एल is called inductive reactance, is called inductive reactance, omega L is called inductive reactance। लाइन चेंज करके अंडरलाइन करते जाना जो बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ, इट इज़ अ मेजर ऑफ, इट इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाई, कौन ऑफर कर रहा है अपोजिशन? इंडक्टर। रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो हमने प्योर जीरो मान लिया था ना, ठीक। गलती से भी रेजिस्टेंस का नाम ही नहीं आना चाहिए, वो तो मैंने इसको कंपेयर करने के लिए बता दिया, इस ये जो इक्वेशन लिखी कंपेयर कर लिया बस, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन, इट इज़ अ मेजर ऑफ, क्या लिखवाया मैंने, इट इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन, रेजिस्टेंस और अपोजिशन बोल सकते हो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन के टर्म में यूज़ हुआ है, या फिर केवल अपोजिशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ऑफर्ड बाय द इंडक्टर to the flow of alternating current, to the flow of alternating current, to the flow of alternating current। ये लिख लेना पूरा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। ये ग्राफ बना लेना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ पूछ लिया जाता है छोटा सा, तुम्हें एक ग्राफ दे देगा बस, सिंपल सा, समझ रहे हो। तुम्हें बताना होगा सर्किट कौन सा रहा होगा। क्वेश्चन अगर तुमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है तो बीच से भी क्वेश्चन कहीं पूछ लिया तो बता दोगे ना। तुमसे ग्राफ पूछ लिया, बताओ भैया कौन सा सर्किट है ये, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, कैपेसिटिव के लिए कुछ दूसरे टाइप का बनेगा। तो एक्सएल और एफ के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो किसका सर्किट होगा, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक्सएल और एफ के बीच में हमेशा सीधी लाइन बनेगी, बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर तुमसे IRMS निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे, वो तो निकाल लोगे। हालांकि IRMS का क्या फॉर्मूला होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू। एक ये भी फॉर्मूला, एक मैंने आई नॉट ई नॉट करके बता दिया, किसी से भी निकाल लेना। आई नॉट का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट अपॉन ओमेगा है। एक ये फॉर्मूला हो गया IRMS का, तो वो तो बेसिक फॉर्मूले से, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है IRMS के फॉर्मूले में जहाँ वैल्यू चाहिए होगी रख देना, आ जाएगा, ठीक है। तो IRMS का ये वाला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ई नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, ERMS हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला होगा जहाँ से मैंने शुरुआत करवाई थी पिछली बार मैंने IRMS का कैसे फॉर्मूला बताया था, अभी जो यहाँ मैंने रब कर दिया, यहाँ से शुरुआत करवाई थी। कैसे भी करो आ जाएगा, वो वही चीज़ आएगी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। IRMS क्या हो जाएगा, ई नॉट की जगह ERMS हो गया, ओमेगा एल तो ओमेगा ही एल रहेगा, या फिर रेजिस्टेंस की जगह ओमेगा एल आ गया, ठीक है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया, ओमेगा एल आ गया, ठीक। चलिए
ये तो बात हो गई इंडक्टिव सर्किट के लिए। अगर कैपेसिटर लगा हो तो अल्टरनेटिंग करंट में। अच्छा, एक और चीज़ पहले बता दूं, क्या डीसी करंट के लिए हम कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं? डीसी करंट के लिए नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखो, हेडिंग डालो। अच्छा, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। इसमें तो डाउट नहीं है, इस टॉपिक में कुछ आसान था। हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। सपोज ये कैपेसिटर है, समझ लो बस, ये की है, ये बैटरी है, सपोज प्लस माइनस, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सी है। हम ये बता रहे हैं कि जो कैपेसिटर है डीसी के लिए क्यों नहीं यूज़ हो सकता। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, ठीक। ये जो बैटरी हमने ऐसे सेल यूज़ किया है, अब क्या करें, करंट यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस वाले प्लेट, कैपेसिटर तो पता है ना यार, कैपेसिटर तो नहीं भूले। अब ये करंट जाएगा, इस वाली प्लेट को चार्ज करने लगेगा, पॉजिटिव 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 चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इसके ठीक अपोजिट प्लेट में क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंडक्शन से या फिर पोलराइजेशन से होगा, ठीक है। धीरे धीरे चार्ज स्टोर करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा इसका, जब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, तब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को स्टॉप करता है। क्या करता है, आपको करंट रोकना है तो कैपेसिटर लगा दो, तुरंत आपका डीसी बहना, फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कैपेसिटर है हम डीसी के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और फिर करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। तो तुमने पता सर्किट में बीच में कैपेसिटर लगा दिया तो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है एक टाइम के बाद। ये मैंने शायद क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, बताया था। तो सर्किट किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ओपन सर्किट की तरह, वहाँ क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। देखो, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा तो करंट कहीं फ्लो होगा, नहीं होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, चार्ज पे धक्का ही नहीं लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगी। समझ आ रही बात कि नहीं? इसका मतलब है हम डीसी सर्किट में कैपेसिटर को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ डीसी। एक टाइम के बाद स्टीडी कंडीशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टीडी स्टेट, when the कैपेसिटर इज़ फुल चार्ज। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जो किरचॉफ लॉ से सॉल्व करवा दिया था मैंने, तो उसमें यही तो बताया था मैंने, स्टीडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसमें कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, देखना उसको। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, कोई अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दी, तो सपोज यहाँ से करंट फ्लो हुआ, आधी साइकिल में करंट फ्लो हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ फ्लो होगा, तो इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, यानी एक साइकिल में इसकी चार्जिंग हो रही होगी, और दूसरी साइकिल में क्या हो रहा होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा, तो क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो एक एक साइकिल में चार्जिंग, दूसरे में डिस्चार्जिंग, एक में चार्जिंग, एक में डिस्चार्जिंग, चार्जिंग सपोज, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ऐसा चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में अगर हम कैपेसिटर लगा भी देते हैं तो करंट को रोकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। तो सपोज पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये चार्ज हो रहा होगा, तो अगली हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदलती जा रही है, जिस वजह से करंट आपका फ्लो होता रहेगा। बस ये चीज़ बतानी थी, तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बाई चांस पूछ लेगा कि इनमें से किस सर्किट में जो कैपेसिटर है वो स्टॉप करता है करंट को, तो डीसी के केस में, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या करता है, चलता रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालता है। क्लियर है बात? बस यही सब बातें थी, लिख लो, इसमें पॉइंट बना के लिखो। देखिए, a capacitor stops a DC, capacitor stops a DC, when the, लिखो इसमें, इसके आगे लिखना, इसको अंडरलाइन कर लो, द कैपेसिटर स्टॉप्स अ डीसी, इसके आगे लिख लेना, रीज़न जो है वो लिख लेना। ये डायग्राम बना लो, याला ये सर्किट बना लो, हैं, याला डायग्राम बना लो, उसके बाद वो अंडरलाइन कर लो वो सब चीज़ें, ठीक है। ये डायग्राम साइड में बना लो,
ये ऑब्जेक्टिव का टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, वरना कोई इतना वो रिलेवेंस वाला नहीं है, तो समझा के भी छोड़ सकता हूँ। फिर भी पूछ लिया, कभी पता भी होना चाहिए यार ये चीज़ें। देखो, when the capacitor is connected, देखो when the capacitor is connected to the battery as shown in figure, to the battery as shown in figure, as the tapping key is closed, full stop, as the tapping key is closed, as the tapping key, ये क्या है, tapping key है, as the tapping key is closed, capacitor gets progressively charged, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, प्रोग्रेसिवली चार्ज until, थोड़ा फटाफट लिखो क्योंकि ये जल्दी करवाना है टॉपिक मुझे, until the potential difference across plate, until the potential difference across the plate of capacitor, across the plate of the capacitor becomes equal to, potential difference across the plate of capacitor becomes equal to potential difference of battery, potential difference of battery when this happens, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर स्टॉप्स, जैसे ही बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंच जाएंगे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का चार्ज होना बंद हो जाएगा, चार्ज होना बंद हो जाएगा, करंट होना फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, and current stops flowing through the circuit. अब सुनो, अगर मैं इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दूं तो वो थोड़ा करंट की वैल्यू कम कर देगा, थोड़ी देर में चार्ज होगा कैपेसिटर, ठीक है। तो एक जब इसको कैसा सर्किट बोलेगा, आरसी सर्किट, कैसा सर्किट बोला जाएगा, सपोज रेजिस्टेंस भी लगा दिया मैंने, आरसी सर्किट है कि नहीं है, आरसी कोई बड़ा नाम नहीं है, आरसी का मतलब है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है सर्किट में। तो जब कभी डीसी सर्किट है, यानी कि बैटरी के अक्रॉस मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो चार्जिंग टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो एक, हालांकि ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी फिर भी लिख लो, एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है, ये वो टाइम होता है आरसी सर्किट के लिए जिसमें जो कैपेसिटर है भाई इसकी कुछ कैपेसिटी होगी कि नहीं। मान लेते हैं क्यू नॉट क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर। अब कितने टाइम में स्टोर कर रहा है, तो एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था आरसी सर्किट के लिए, ये वो टाइम होता है जिसमें कोई भी कैपेसिटर 0.632 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट चार्ज हो जाए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी है सिलेबस में तो देख लो, बाई चांस पूछ लिया गया तो क्या करोगे। बस ऊपर ऊपर मैं समझा दे रहा हूँ, ये वो टाइम होता है जिसमें कोई भी कैपेसिटर आरसी सर्किट के लिए इतने टाइम्स चार्ज हो जाए, यानी फुल चार्ज का 0.632 टाइम्स चार्ज हो जाए, वो उसके लिए क्या डिफाइंड होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो लिख लो फटाफट इसको, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो। इन आरसी सर्किट the process of charging of the capacitor gets slowed down
ठीक है। ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगी, करंट की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो कम करंट पहुंच रहा होगा, कम चार्ज देरी में चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए द टाइम कांस्टेंट of RC circuit is the time in which the capacitor gets charged to ये लिख लेना 0.632 टाइम्स ऑफ Q नॉट, 0.632 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज Q नॉट। Q नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज, इतना चार्ज उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डीसी के लिए, पूरी बात हो गई है। अगर एग्ज़ाम में ज़्यादातर इतना ही पूछा जा सकता है, डीसी के लिए क्या फ्लो करता है, मतलब फ्लो करवा सकता है डीसी को? नहीं, कुछ टाइम के लिए करवाएगा, वो भी माइक्रो सेकंड में, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चार्ज होने में। तो माइक्रो सेकंड के लिए कराएगा, जब जैसे ही स्टेडी कंडीशन में पहुंचेगा, स्टेडी कंडीशन का मतलब फुली चार्ज हो जाएगा ये, वैसे ही करंट स्टॉप होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट चार्ज जाएंगे कहाँ? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो कुछ चार्ज फ्लो होंगे, वरना फ्लो ही नहीं होंगे, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो स्लो डाउन हो जाएगा टाइम। एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है आरसी सर्किट के लिए, ये वो टाइम होता है जिसमें कोई कैपेसिटर आरसी सर्किट में 0.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज के हो जाए, इतना चार्ज हो जाए, ठीक है। अब हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो ये मान लेते हैं कैपेसिटर है, ये यहाँ पे एक टैपिंग के इसमें भी लगा देते हैं हम। ये डायग्राम बना लो, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगा? एक बार एक साइकिल में, हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगा, एक हाफ साइकिल में चार्ज होगा, तो करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, और जो कि जिसका नेचर क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। इस पे लिखिए, देखिए ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द सोर्स the capacitor gets charged ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या है? ये पहली हाफ साइकिल है, ठीक है। ये अभी करंट क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेट चार्ज हो रही होगी। दूसरी साइकिल में क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो होने लगा, तो ये जितना चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा आधी साइकिल में। यानी इस एक साइकिल में चार्ज हो रही होगी, एक साइकिल में डिस्चार्ज, यही चलता रहेगा। तो क्या वो कभी आधी साइकिल में तो चार्ज हो रहा है, तो काम अपना करेगा कि नहीं करेगा? वरना अगर फुली चार्ज हो जाए, एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो होता रहेगा, तो डीसी वाला हालत हो जाएगी, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये बैटरी का तुम्हारा यूज़ क्या है? फिर कैपेसिटर का यूज़ कैसे कर पाओगे बताओ? हमें ऐसा करंट चाहिए जो चार्ज करे, फिर डिस्चार्ज करे, चार्ज करे, फिर डिस्चार्ज करे, चलता रहे ये प्रोसेस। और ये तुम्हें क्या लग रहा है, कितना एक सेकंड में 100 बार हो रहा है? अगर 50 हर्ट्ज़ की ले रहा हूँ तो कितनी जल्दी हो रहा है सोचो। तो सब एसी में, इसीलिए तो ये इसमें कूलर में भी लगा होगा, एक स्फेरिकल शेप का लगा होता है, देखना कभी कूलर वगैरह में, पंखे में भी लगा होता है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, वो कैपेसिटर ही तो है मेरे भाई। हाँ, कंडेंसर ही तो कैपेसिटर होता है। उसको ऐसे ले जाना, ऐसे तार में रखना, ऐसे चट आवाज़ आएगी, होता है ना, तो वो कंडेंसर ही कैपेसिटर बोला जाता है। इनके हिसाब से कंडेंसर पूछ दिया, कैपेसिटर होता है, याद रखना। तो इसमें लिखे आगे, ड्यू टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो लिखा चुका हूँ ना, फर्स्ट हाफ साइकिल कॉमा देन डिस्चार्ज and then charged
देन डिस्चार्ज एंड देन चार्ज, क्या था अभी, कहाँ था, क्या बता रहा था, देन डिस्चार्ज एंड देन चार्ज एंड देन चार्ज, in the opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction, during the second half cycle, during the second half cycle. यानी पहली हाफ साइकिल में क्या हो रहा, फुली चार्ज हो जाएगा, सेकेंड हाफ साइकिल फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर अगली साइकिल में फिर चार्ज फुली हो जाएगा, फिर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, यही चलता रहेगा प्रोसेस। इसी तरीके से करंट हमारा फुल फ्लो होता रहेगा। आगे लिखिए, एज अ रिजल्ट देयर इज ए कॉन्टिन्यूस, एज अ रिजल्ट देयर इज ए कॉन्टिन्यूस there is a continuous alternating current in the circuit, alternating current in the circuit. Does a capacitor provides, अब अंडरलाइन करना, there does a capacitor provide, does a capacitor provide an easy path for AC, an easy path for AC, provide an easy path for AC. इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कैपेसिटर लगाने से पंखे से जो कंडेंसर लगाओ तो हटा देना, देखो पंखा चलता है कि नहीं, बहुत धीमे चलेगा ना, तो एडिशनल चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पीड कभी कभार तो स्टार्ट भी, मोटर को थोड़ा बैकअप चाहिए ना, स्टार्टर बोला जाता है, इसलिए उसको जब एडिशनल जब स्टार्ट करते हैं आप तो शुरुआत में चार्ज की डिफिशिएंसी थोड़ी होती है, तो एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए होता है उसको तेज घुमाने के लिए, स्टार्टर की तरह काम करता है, इसलिए कंडेंसर का यूज़ करता है। वही तो है, हटा के देखो पता चलेगा, धीमे चलेगा ना, यानी एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करके लगता है फॉर स्टार्टिंग पर्पस। इसमें समझ में आया? ये बस इस इन दो चीज़ों से क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन पता होना ज़रूरी था। अब हेडिंग डालो। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्किट्स में तीसरा सर्किट है। 2 सर्किट हम पढ़ चुके हैं, ये बीच में आ गया था, ये बस नॉलेज के लिए था, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन वही बन जाता है। अब तीसरा सर्किट है, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। लिखो, AC सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। हेडिंग डालिए, AC सर्किट AC। अरे ऑनलाइन में सुन रहे हो भाई कि नहीं? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, AC सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। केवल कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया है किसी AC सर्किट में, AC सप्लाई में। सपोज क्या है, ये AC सप्लाई है, AC सप्लाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करें, अल्टरनेटिंग नेचर है, एरो टाइप, मतलब कि कर्व टाइप। यहाँ कैपेसिटर लगा दो, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अब किसी भी इंस्टेंट पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बराबर हो, E के बराबर होगा एट एनी इंस्टेंट। पिकाचू से बहुत प्यार है तुम्हें। एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर E के बराबर होगा कि नहीं भाई? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका रहा होगा, तभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? कैपेसिटर चैप्टर पे चलो। चार्ज का क्या, हमें भाई करंट पे पहुंचना है, हमारे पास E है, हमें पता है, हमें I तक पहुंचना है, तो चार्ज तक पहुंचना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सब तो बात की बातें, ये तो एक सहारा है हमें I तक पहुंचाने का। अब कैपेसिटेंस के केस में हम चार्ज तक पहुंचेंगे, I से कोई रिलेशन नहीं है उसका, चार्ज तक पहुंच के हम I तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे याद रखना चीज़ें, वरना
कितनी चीज़ें पढ़ पाओगे यार, बहुत सी चीज़ें हैं। चार्ज का क्या फॉर्मूला था, सी वी होता है कि नहीं? मान लेते हैं क्या कैपेसिटेंस क्या है, सी है। वी क्या है, इसके क्रॉस किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू वी। वी किसके बराबर है, यहाँ पे वी लिख दे रहा हूँ। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू ई। ई क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। और चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू वी। तो वी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? करंट कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना। आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, सी कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट है, पीक वैल्यूज हैं, और ये कैपेसिटेंस है। दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी से बाहर आ जाएंगी, यानी कि सी ई ओमेगा, सॉरी सी ई नॉट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी बचेगा, यानी कि सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कॉज होगा, ठीक है, कॉज ओमेगा टी, और क्या होगा, ओमेगा बचेगा। पहले होल का करोगे, फिर बीच इसमें जो अंदर चीज़ें हैं उसका करोगे। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा बचेगा। ओमेगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समझ ही गए होगे मैंने क्यों लिखा है ऐसा। अच्छा, कॉज ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कोई भी इस देखो माइनस साइन नहीं है, पिछले केस में हम दूसरा लिखा था कॉज की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन समझते हो गया टिग्नोमेट्री, क्या बार बार बता रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये कॉज ओमेगा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं। पिछले केस में मैंने क्या लिखा था, या माइनस करके लिखा था, क्यों, यहाँ से मुझे माइनस साइन हटाना था, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं मिल पाएगी, हमें ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई बाई 2 या जो भी एंगल है उस फॉर्म में लिखना है ना। यहाँ पाई बाई 2 पहले लिख दिया है मैंने, पिछले केस में भी पहले लिखा था, फिर कॉमन लिया था साइन की नहीं, फ़र्क समझना पता या माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, हालांकि वो भी सही है, गलत नहीं है, वो बता रहा है बस डायरेक्शन आपने अपोजिट ले ली है, ठीक है। तो जो जैसा किया गया है वैसा ही करना है। अच्छा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वो इसलिए लिख दिया मैंने, कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ई नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी को क्या लिखा जाता है, आई नॉट लिखा जाता है। तो आई की वैल्यू ये है चल रही, आई इज टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटर, जब कैपेसिटर लगा हो पूरे सर्किट में, इसी सर्किट में, तो इंस्टेंटेनियस करंट का ये जनरल इक्वेशन होती है। इंडक्टर के केस में क्या आ जाता था, यहाँ माइनस आ जाता था, ठीक है। ई की इक्वेशन तो यही रहेगी। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, करंट आगे चलेगा, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। पिछले केस में ठीक उल्टा हो रहा था, ठीक है। या फिर वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। इक्वेशन से ही तो पहचानना है भाई। तो कुछ डाउट हो तो पूछो, सरल है, इतना बहुत सरल है। यहाँ पे आई नॉट, ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये अपोजिशन ऑफर करेगा। चलो वो तो बात की बात है, ऐसा करो सर्किट बनाओ यार ना। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था, सेम फेज, उसमें क्या होता था, करंट लैग कर रहा था, इसमें करंट लीड कर रहा है, ठीक है। क्या देखो, कंसीडर अ प्योर कैपेसिटर, कंसीडर अ प्योर कैपेसिटर connected across a source of, connected across a source of देखो प्योर कैपेसिटर मतलब बाकी चीज़ें नहीं हो रही उसमें, बस कैपेसिटेंस ही हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, नहीं लगा है, इसलिए। कॉइल के केस में क्या हो जाता है भाई, कैपेसिटर भी किसी मेटल प्लेट का ही तो बनता है,
समझ रहे हो ना, मेटल प्लेट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा ही ना, वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं या लॉसेज निगलेक्ट कर रहे हैं। लॉस ऑफ एनर्जी भी तो होता है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के केस में, लॉस ऑफ एनर्जी भी तो होती है, वो सब चीज़ें अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, या फिर प्योर पर कैपेसिटेंस को ही कंसीडर किया जा रहा है। बाकी चीज़ें जैसे रेजिस्टेंस भी अगर बाई चांस मेटल कंडक्टर की वजह से हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस हमने कहीं लगाया भी नहीं है सर्किट में, प्योरली कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर सी कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स connected across a source of alternating EMF E E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t at any instant। पूरा लिख लो, पूरा ही लिख लो। कल देखा था जाके घर पे जो पढ़ा है, देखते रहो यार चीज़ों को घर पे जाके। फिजिक्स में थोड़ा बाकी सब्जेक्टों से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा ध्यान, ठीक है। तुम्हें खुद भी महसूस होता होगा, ब्रॉड है थोड़ा सिलेबस, बाकी सब्जेक्टों से ब्रॉड है। यहाँ एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे चीज़ों से, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है इसमें। बाकी में आपको क्या रिएक्शन पढ़नी है, उसमें क्या मॉडिफाई करेंगे, तो रिएक्शन है वही रहेगी, कुछ कर सकते हैं उसमें भैया। जो कैनिज़ारो रिएक्शन है कैनिज़ारो ही रहेगी ना, वो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे पता नहीं किससे क्वेश्चन बन जाए, कुछ पता ही नहीं होता। ग्राफ से क्वेश्चन पूछ ले, बताओ तुम तो सोच के गए थे भाई हम तो ये पढ़ के आए हैं, ग्राफ से तुमने पता लगा क्वेश्चन पूछ लिया है, उल्टा चले वो ग्राफ दे दिया, पहचानो सर्किट, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में चैप्टर भी छोटे ही होते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स भी मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में भी क्या है भाई फॉर्मूले हैं, उसी से रिलेटेड 4-5 टाइप के क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वैरायटी नहीं मिलेगी तुम्हें ऐसा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन मिल जाए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसी टाइप के कर लो, हो गया। इसमें बहुत कुछ बन सकता है। इसके आगे लिखिए, हो गया, पॉइंट बना के लिखना, पॉइंट में ऑन कंपेयरिंग, अच्छा ऑन कंपेयरिंग वगैरह छोड़ो, देखो इन कैपेसिटिव एसी सर्किट, ये क्या है कैपेसिटिव एसी सर्किट है, ठीक है। इन कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज, द करंट लीड्स द वोल्टेज इन कैपेसिटिव एसी सर्किट, द करंट लीड्स द वोल्टेज or the voltage lags, lags lags behind the current in phase by pi by 2 रेडियन, pi by 2 रेडियन, pi by 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री भी बोल सकते हो, pi by 2 रेडियन। इसका मतलब क्या है, अगर टाइम पीरियड की बात करूँ मैं तो करंट जो है सपोज जितने भी टाइम पीरियड में आएगा उससे t/4 टाइम पीरियड पहले बाद में आपका वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा होगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू t/4 टाइम पहले ही अचीव हो जाएगी और वोल्टेज की t/4 टाइम बाद में, उसके t/4 टाइम बाद में अचीव होगी, ठीक है। बिकॉज हर 90 डिग्री हर π/2 की वैल्यू क्या होती है टाइम पीरियड के उसके हिसाब से t/4 होती है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। सब लिख लिया ना पूरा।
फेजर डायग्राम तो सीख गए थे ना। तो देखिए सपोज ये लाइन क्या बता रही है, ओमेगा टी, ठीक है, और ये क्या है, ओमेगा टी मतलब थीटा, ठीक है, ये क्या है आपका ई और आई है। सपोज इसी ग्राफ पे मैं इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे जो भी चीज़ें होंगी, वेरिएशन होंगे, वो ई और आई दोनों का मैं बना रहा हूँ एक साथ। ई का ग्राफ हमेशा ऊपर थोड़ा डार्क में बनाना और ऊंचा रहेगा, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा रहती है, ठीक है। थोड़ा इधर थोड़ा बढ़ गया ज़्यादा, ठीक। ये हो गया ई का ग्राफ जनरल। आई का कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से, मैंने कल बताया था, यानी कुछ ऐसा शुरू हो रहा होगा ऐसे, और उधर वाला नहीं बनाना है ना, इधर ही वाला बनाना है। जब इसकी मैक्सिमम हो तो पॉइंट्स पहले डिसाइड कर लो। सपोज ई नॉट है तो यहाँ आई नॉट आ रहा होगा जीरो इसके जस्ट नीचे, ठीक है, और जब इसका जीरो बन रहा होगा तब इसका मैक्सिमम आ रहा होगा, बस ये बात ध्यान रखना। तो सही बना लो ग्राफ यार, इसके ठीक नीचे, इसके नीचे वाला है पॉइंट, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, और यहाँ से इसके जस्ट नीचे ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा होगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तब इसकी क्या है वैल्यू, ज़ीरो है, ठीक है, और जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तब इसकी जीरो हो गई। तो सब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2 का है। यहाँ पे आई नॉट लिख देता हूँ मैं, आई नॉट, ये है ज़ीरो, ये है पाई/2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई/2 एंड दिस इज 2 पाई। अब ज़रा गौर करो, ई नॉट की वैल्यू जो है वो पाई/2 पे आई, इसकी किस पे आ गई, 0 डिग्री पे ही आ गई, तो पाई/2 अहेड चल रहा है ना, ठीक है। पिछले केस में क्या किया था, मैंने नीचे से बनाया था ऐसे, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है एक बार। दिस इज, ये ग्राफ किसका है, ई का है, ये किसका ग्राफ है, आई का है, ये बना लो। बनाने का तरीका क्या है, पॉइंट्स ले लेना, मैक्सिमम वाले के नीचे एक पॉइंट ले लेना, ठीक है, और एक वैल्यू उसकी जहाँ मैक्सिमम हो रही है उसके नीचे पॉइंट ले लेना, इसके नीचे जस्ट, और एक पॉइंट इसके नीचे ले लेना, ठीक। जहाँ उसकी मैक्सिमम होगी वहाँ इसकी मिनिमम होगी, और जहाँ इसकी मैक्सिमम होगी वहाँ इसकी जीरो होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। बनाओ। ये तो ग्राफ हो गया, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, पहले देख लो फिर बनाना। ये मान लेते हैं ई का, ई नॉट वाला ग्राफ है, ठीक है, ओमेगा टी पे हम बेस से, पिछली बार हमने ऐसे बनाया था, पाई/2, उधर बनाओगे, आगे चल रहा है ना, तो ऐसे कुछ बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2 या 90 डिग्री कुछ भी होना, ठीक है। तो इसकी आई नॉट थोड़ा नीचे बनाना, इससे ये बात याद रखना, आई नॉट थोड़ा छोटा बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई/2, या फिर सिंपल सा याद रखना, उसके चक्कर ही में मत पड़ो। नीचे साइड में क्या बताता है, लैगिंग वाला एंगल क्या है दोनों के बीच में, पाई/2 पिछली बार था, अब पाई/2 आगे जा रहा है तो उधर साइड में बना देना, ठीक है। दिस इज फेजर डायग्राम। दोनों ग्राफ आपको जब कभी पूछा जाए तो बनाना ही पड़ेगा। ये भी दिखा देना, ये आई का ग्राफ है एंड दिस इज, ये ग्राफ किसका, ई का है। ये वाई एक्सिस है।
इसमें तो डाउट नहीं हुआ यार, कुछ समझ गए ना। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हेडिंग डालो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस या फिर एक जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है अपोजिशन ऑफर करना, इसका काम क्या होता है, अपोजिशन ऑफर करना, लेकिन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। जैसे हमने इंडक्टर में ओमेगा एल था, यहाँ पे क्या है 1/ओमेगा c था। ठीक, तो लिखो इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाई, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाई by the capacitor to the flow of AC, to the flow of AC through it, AC through it। तो देखो ध्यान से, आई नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा c थी। यही ओमेगा c क्या है, 1/ओमेगा c ही XC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे लिख दो, ई नॉट अपॉन XC, where XC is called capacitive reactance and it is the resistance or opposition offered by the capacitor to the flow of alternating current through it। ठीक है, तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ओमेगा c। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, XC की वैल्यू क्या होगी, 1/2πfc, ऐसे लिख सकते हैं। 2π कांस्टेंट, c कांस्टेंट, यानी XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f हो जाएगा कि नहीं, इस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ग्राफ प्लॉट कर लो दोनों के बीच में। वही बात है, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ग्राफ बना देगा, सर्किट पहचानना होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और क्या बनेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। f की वैल्यू बढ़ाएंगे आप तो XC की वैल्यू कम हो जाएगी। पूरा लिख लो, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्यों आगे चल के कॉम्बिनेशन चलेगी। ये तो सिंगल सर्किट है, आगे चल के RC और LR और LC सर्किट, LCR सर्किट, ये सब सर्किट आगे कॉम्बिनेशन में चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इंडिविजुअल वाली, याद रखना। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल और भी पढ़ाएंगे आगे। ऑनलाइन में समझ में आया, कुछ डाउट हो तो पूछो। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लो। इसको नोट कर लो, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। पहले आप लोग चले जाओ फिर। नमस्ते। तुम्हें कोचिंग में जाना होगा ना। ठीक है, अब जाओ आप लोग भी जाओ।